थोड़ी रफ्तार में करा रहा हूं मैं, ठीक है। मेरा चार्जिंग पे लगी दो, ठीक है। थोड़ा स्पीड में करा रहा हूं, ध्यान दीजिए भी आप। क्वेश्चन नंबर 19 से स्टार्ट कर रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 19 से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है भैया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेवलेंथ, ठीक है भैया। यहां पर कह रहा है भैया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, कौन सी वेवलेंथ एयरक्राफ्ट की नेविगेशन में सुटेबल होती है, कौन सी वाटर प्योरिफिकेशन में सुटेबल होती है, और कौन सी विजिबिलिटी इंप्रूव करने के उसमें ही होती है, ठीक है भैया। तो मैंने आपको बताया था इस चैप्टर से इसी पे क्वेश्चन आएंगे, बता रहा हूं अभी, ठीक है भैया। यूज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पढ़ लेना। देखिए ओए, क्लास ले रहे हो यार, ठीक है। ओए देखिए, तो भैया एयरक्राफ्ट नेविगेशन में कौन सी वेव यूज होती है, माइक्रोवेव। वाटर प्योरिफिकेशन में यूवी रे, और फॉग वगैरह को हटाने के लिए गर्मी की आवश्यकता होती है, और गर्मी देती है इंफ्रारेड, ठीक है भैया। चलो आगे बढ़ते हैं भैया। यूनिफॉर्म भाई ओए, कह रहा भाई यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड गेट मॉडिफाइड एज शोन इन द फिगर व्हेन टू स्पेसिमेन 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 सही है ना, हाँ। स्पेसिमेन ए एंड बी आर प्लेस्ड इन इट, ठीक है भैया। कह रहा भैया देखिए ये इस तरह के डायग्राम दो रखे हैं, मैं आपको भाई प्लीज बना रहा हूं। देखिए तो भैया, अरे भाई तेरी अभी 1 महीने की फीस नहीं आई है, ध्यान रखियो। तो और कौन अभी देगा, महान नहीं हमारे, मैं अब बदल देता हूं मैं। देखिए भैया ये कौन सा मटेरियल है भैया, भाई गेट बंद कर दीजिए जरा, पूरा पूरा बस 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 इतना ही। हाँ भैया बताइए कौन सा मटेरियल है, डाया, क्योंकि ये भैया मैग्नेटिक फील्ड लाइन इससे दूर दूर भाग रही है। और ये क्या है भैया, फेरो, क्या है भैया, फेरो। पैरा देखिए भैया, तो इसका मतलब फेरो का डायग्राम और गंदा बनेगा, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी हमारे हिसाब से तो फेरो ही दिखेगा। अगर ये ऐसा बोल, मेरी बात सुन लीजिए, अगर 3 डायग्राम दे, इसको फिर 3 डायग्राम देने चाहिए, ठीक है भैया, वरना आपको ये पता लग पाएगा ये पैरा है फेरो है। आप इसका आंसर कुछ भी, क्योंकि दोनों की प्रॉपर्टी क्या होती है, एक जैसी होती है लगभग, ठीक है, समझ गए। फिर कह रहा भैया व्हाट इज द न्यूक्लियर रेडियस ऑफ आयरन 125 और एल्युमिनियम, ठीक है भैया, ये हो गया। अच्छा बी पार्ट भी है इसका, हाउ इज द मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी ऑफ स्पेसिमेन ए डिफर फ्रॉम दैट ऑफ द स्पेसिमेन बी। कह रहा भैया मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी की बात कर रहा, तो मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी क्या होती है भैया, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन अपॉन में मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी, आई अपॉन में एच, एच अपॉन में आई था, आई अपॉन में एच था, हाँ एच अपॉन में आई था, नहीं एच अपॉन में आई नहीं होगा, आई अपॉन में एच होगा, हाँ आई अपॉन, कुछ भी बोल रही है, आई अपॉन में एच होगा, ठीक है भैया। तो ऊपर आई जो था वो मैग्नेट बनने के बाद जो खुद मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कर रहा है ये वो है, और एच वो है जो आपने मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई की थी। तो ये जो मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी एक तरह की एफिशिएंसी जैसा होता है कि किसी मटेरियल को मैंने मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा तो उसका कितना मैग्नेटाइजेशन हो गया, वो आई से रिप्रेजेंट किया जाएगा, और आपने कितनी फील्ड अप्लाई की थी वो एच से रिप्रेजेंट किया जाएगा, आई अपॉन में एच। और ये सबसे ज्यादा होती है भैया फेरो की, किसकी होती है भैया, ठीक है भैया, फेरो की इसकी वैल्यू काफी ज्यादा होती है। मैंने एक रिलेशन कराया था जिसमें आपको बताया भैया म्यू आर इक्वल्स में 1 + काई एम, काई, तो काई की वैल्यू क्या थी भैया,
म्यू आर -1। अगर मैं डाया की बात करूं तो डाया के लिए इसकी वैल्यू क्या होती है, बहुत कम होती है। क्या होती है, <<1। और ये <<1 होगा तो खाई क्या होगा, नेगेटिव हो जाएगा। पैरा की बात करूं तो पैरा के लिए इसकी वैल्यू क्या होती है, 1 से ज्यादा, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं है, थोड़ी सी चिन्ह भर ज्यादा। तो कहता है भैया पॉजिटिव। लेकिन फेरो के लिए इसकी वैल्यू क्या होती है, बहुत बड़ी होती है, क्योंकि इसकी वैल्यू होती है म्यू आर, जो होता है वो होता है भैया मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू मटेरियल, मतलब मीडियम में, और मैग्नेटिक फील्ड इन वैक्यूम में। तो भैया फेरो जो होता है ना, जिस रीजन में फेरो होता है उस रीजन में ये बहुत ज्यादा होता है, ये बहुत ज्यादा होता है। म्यू आर क्या आएगा, बहुत ज्यादा। ये क्या आएगा, बहुत ज्यादा। तो ये भी क्या आएगा, बहुत ज्यादा। ये भैया, तो अब देखिए भैया, जिसके लिए अगर मैं बात करूं इसकी, तो इसके लिए म्यू आर का ई एम क्या होगा भैया, नेगेटिव, और इसके लिए का ई एम क्या होगा भैया, पॉजिटिव, स्मॉल पॉजिटिव। अगर पैरा है तो फेरो होगा तो बहुत ज्यादा पॉजिटिव, बहुत, समझ गया। देख लेना एक बार इसको प्रॉपर्टी वगैरह में, ठीक है भैया। ठीक है, ठीक है भैया। रेडियस की न्यूक्लियस निकालनी है, आपको पता है आर इक्वल्स में आर नॉट ए की पावर क्या होगी दीपांशु, ए की पावर -1। ठीक है भैया, तो आर इक्वल्स में आर नॉट ए की पावर -1 आ जाएगा। आगे जा, मैं आऊंगा तो बहुत मारूंगा। आगे जा, आजा आगे, आजा आगे चले जा। नहीं नहीं, मैं मार दूँ तू। आर इक्वल्स में आर नॉट ए की पावर 1/3 -1। अरे आपको निकालना भैया, ठीक है। और एक्चुअल में क्वेश्चन ये नहीं है, ये क्वेश्चन ये बोल रहा है व्हाट इज द न्यूक्लियर रेडियस ऑफ आयरन 125। अगर एल्युमिनियम 27 की जो रेडियस दे रखी है 3.6 फर्मी दे रखी है, तो भैया दो इक्वेशन बनेगी। R1 आपको दे रखा है, उसका एटॉमिक मास नंबर दे रखा है। ओए प्रवेश, अभी रैप्टा मार दिया ना, समझ गया ना, ठीक है, समझ गया भैया। अब देखिए भैया, कह रहा है शॉर्ट भाई प्लीज, लाइमन सीरीज में अमन सबसे बड़ी वेवलेंथ कब मिलती है? नहीं पर आज, अब तू आगे आ जा, अब तू आगे आ जा। दीपांशु तू बता दे, सबसे बड़ी लाइमन में सबसे बड़ी वेवलेंथ। अच्छा, तो भाई प्लीज, लाइमन में सबसे कम एनर्जी निकलती है। पहली बात तो लाइमन बनता कब है, जब पहले ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन आए, और सबसे कम एनर्जी डिफरेंस होता है 2 से लेके 1 के बीच में, उसमें सबसे कम एनर्जी निकलती है, सबसे कम फ्रीक्वेंसी होती है, सबसे बड़ी वेवलेंथ होती है। ठीक है भैया, और इसमें मैक्सिमम वेवलेंथ कब, मिनिमम वेवलेंथ और मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कब होती है, जब इन्फिनिटी से कहां पे है, पहले ऑर्बिट में। बताया था मैंने इसे, ठीक है। ध्यान दो पढ़ाई में, बाद में बात करना। देखिए भैया, कह रहा है क्वेश्चन, कह रहा है भाई प्लीज क्वेश्चन देखिए, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ लिमिट फॉर लाइमन ऑफ हाइड्रोजन एटम इज 931.4 एंगस्ट्रॉम। कैलकुलेट द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ लिमिट फॉर बाल्मर सीरीज ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। तो भैया आपको पता है भैया, बाल्मर कब बनता है, जब दूसरे ऑर्बिट में आता है। ठीक है भैया, तो शॉर्टेस्ट वेवलेंथ, शॉर्टेस्ट है लॉन्गेस्ट है, शॉर्टेस्ट है। ठीक है भैया, तो जब 3 से कहां पे है, 2 में है, निकाल लोगे। चलो आगे बढ़ते भाई प्लीज। ओए दूरबीन इधर देख, देख भैया, कह रहा बाई कॉन्वेक्स लेंस अपने पास क्या है, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ, शॉर्टेस्ट में भाई बता दिया मैंने, कंसेप्ट तो बता दिया। अरे भाई यार, मैंने इससे पहले बोला ना, वो ध्यान से उतर गया वो। देखिए अभी मैं देखूंगा कि आपने कितने क्वेश्चंस के कर रखे हैं, अभी देखूंगा। रजिस्टर लाए हो नहीं लाए, मेरे को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। देखिए कह रहा भैया, अब भाई कन्वेक्स लेंस
ऑफ ट्रांसपेरेंट मटेरियल ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 1.25 कितना है भैया? हाँ भाई, भाई बोल मत। इज इमर्ज इन वाटर ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये ओए ये ग्लास के लेंस के ग्लास का कितना है भैया? इतना। जिस वाटर में डुबाया जाता है उसका 1.33। विल द लेंस बिहेव कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग, ये लेंस किस तरीके से बिहेव करेगा? देखिए भैया, आपको ये क्वेश्चन दो तरीके से पूछा जा सकता है। ये पहला है, 1 नंबर का भी पूछ सकता है, 2 नंबर का भी पूछा जा सकता है। जब 1 नंबर का पूछा जाएगा तो ध्यान देखना आपको करना कैसे इसको। आप देखोगे लेंस के मटेरियल क्या है भैया का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या 1.25 है, और इसका कितना है भैया? यानी जिस मीडियम में रखा जा रहा है वो मीडियम क्या है? डेंसर है, और जो रखा जा रहा है वो क्या भैया? रेयर है। जब लेंस खुद रेयरर बन जाता है किसी मीडियम के रिस्पेक्ट में, तो वो लेंस अपनी प्रॉपर्टी को क्या करता है? चेंज कर देता है। ठीक है भैया, अब ये कॉन्वेक्स है तो ये बन जाएगा कनकेव यानी डाइवर्जिंग लेंस, और अगर ये कनकेव होता तो ये बन जाता कॉन्वेक्स। ठीक है भैया, लेकिन अगर लेंस ऐसे मीडियम में रखा जाए जो उससे कम का रिफ्लेक्ट, मान लीजिए मैंने कोई मीडियम ले लिया x, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.1, तो ये क्या है भैया? अब ये डेंसर हो जाएगा और ये क्या होगा? रेयर हो जाएगा। ठीक है भैया, तो उस कंडीशन में लेंस अपनी प्रॉपर्टी नहीं चेंज करता, हाँ फोकल लेंथ चेंज हो जाती है और पावर चेंज हो जाती है। ठीक है भैया, केवल क्या चेंज होगी? फोकल लेंथ और पावर, बाकी लेंस की प्रॉपर्टी वही रहेगी। अब देखिए, अगर 2 नंबर का पूछा जाएगा तो कैसे करना है आपको, तो ध्यान दीजिए भैया, 2 नंबर का क्वेश्चन में 2 मार्क्स में ऐसे करना है आपको इसको। ठीक है, तो ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अपने को पता 1 बाय में फोकल लेंथ f1 कर दिया इसको, है ना? ठीक है, और म्यू देखिए भैया ग्लास है, नीचे क्या होगा? एयर आएगा, क्योंकि मीडियम में कहा रखा है भैया? एयर में, अभी एयर में रखा हुआ है। -1 और पीछे क्या आएगा? लेंस कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू क्या होती है? 1 बाय में r1 माइनस 1 बाय में r2, ये कभी चेंज नहीं होता किसी लेंस के लिए। तो 1 बाय में f1 बराबर में क्या होगा भैया? म्यू जी, ये क्या होता है? 1 होगा, ये 1.25 -1, और ये क्या हो? ये k हो गया। कोई दिक्कत तो नहीं है? इसको सॉल्व करोगे तो ये k ये हो गया। k का मतलब है भैया 1 बाय में r1 1 बाय में r2। जब आपको r1 r2 नहीं दे रखा होता है और एक ही लेंस के साथ आप दो ऑपरेशन कर रहे हो ना, दो चीजें कर रहे हो, तो आप इसको k लिख लो, ज्यादा बेटर है, क्योंकि इसको कट नहीं है। ठीक है, अब देखिए दूसरे केस में, पहले केस में तो ये हो गया, दूसरे केस में हमने डाल दिया इसको कहां पे? वाटर में। तो भी देखिए इस बार फोकल लेंथ क्या होगी? 1 बाय में f2, ऊपर क्या आएगा? ग्लास, नीचे क्या आएगा? इस बार वाटर, -1 इंटू में क्या होगा? k, क्योंकि ये चीज यहां पर भी सेम रहेगी आपकी। तो ये हो जाएगा 1 बाय में f2 इक्वल्स टू में क्या होगा? 1.25 1.33 -1 इंटू में k। ठीक भैया, इस क्वेश्चन में एक शायद कमी है, इसमें फोकल लेंथ भी आपको देनी चाहिए। कोई कमी नहीं है? अच्छा, वही निकालनी है। अच्छा, कोई नीड भी नहीं होगी, खैर इसकी नीड भी नहीं होगी। आप जब इसको सॉल्व करोगे नेगेटिव आ जाएगी फोकल लेंथ। क्या होगी भैया? नेगेटिव आ जाएगी, और नेगेटिव फोकल लेंथ किसकी होती है? कॉनकेव की। किसकी होती है? खैर इसकी तो यूज नहीं पड़ी हमें। ठीक है भैया, इसकी नीड नहीं है आपको। ठीक है भैया, केवल इससे हो जाएगा अपना, ये 2 नंबर का क्वेश्चन है, हो गया। आपने फोकल लेंथ नेगेटिव प्रूफ कर दिया तो लेंस इज डाइवर्जिंग, पॉजिटिव तो कन्वर्जिंग। दिवांशु तेरे को समझ में नहीं आएगा? नहीं आएगा तेरे को समझ में? टीका लगाने से अगर कोई ज्ञानी बन जाता, मिटो दे उसको, क्योंकि ना तो तू पंडित रहा है और ना ही तू पुरुष रहा है। एक तेरे पुरुष वो होता है जिसको बातें बोलने पर लगती है, जिसको खून में उबाल आता है। क्या तो ठंडा पड़ चुका है? भाई चलो भैया देखिए, भाई देखिए प्लीज, द फिगर शोज a piece of pure semiconductor S series with the variable resistance R and source constant voltage V. Should the value of R be increased or decreased to keep the reading of ammeter constant when the semiconductor is heated? देखिए भैया क्या कह रहा है, ध्यान दीजिए भैया। ये सर्किट रखा, ऐसे क्वेश्चन अच्छे लगते हैं। ये भी आपका सेमीकंडक्टर, और ये लगा भी है सर्किट में, और ये लगी है बैटरी, और ये है आपका एमीटर, और ये जाएगा यहां पर, ये है आपका वेरिएबल रेजिस्टेंस है,
रियोस्टेट कह सकते हो आप इसको, रियोस्टेट। ठीक है भैया। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है पता क्या है भैया, द फिगर शोज अ पीस ऑफ प्योर सेमीकंडक्टर। ये क्या है भैया, प्योर सेमीकंडक्टर। प्योर सेमीकंडक्टर का दूसरा नाम क्या है सुमित, प्योर सेमीकंडक्टर का दूसरा नाम क्या है? हाँ, इंट्रिंसिक। क्या है पता था, नहीं पता था? लात देश में खींच के मार ना, वरना तेरे को मारू मैं, मार उसको लात। ओए देखिए, इसीलिए पता क्या होता है, यही चीजें, यही छोटी छोटी चीजें, आप ये सारी चीजें आपको एग्जाम के 1-2 दिन बाद पता लग जाएगी, लेकिन पता था वो लंबे समय तक याद नहीं रहेगी आपको। ठीक है, तब वो याद ही नहीं पाएगी, एग्जाम टाइम में लिख ले भूल जाओगे। ठीक है भैया, इसलिए जो चीजें आसान आसान है उसे करते जाओ, क्या दिक्कत है। देखिए भैया, कह रहा भैया एस सीरीज में है, वेरिएबल रेजिस्टेंस आपका आर यहां पर लगा हुआ है भैया। कह रहा है शुड द वैल्यू ऑफ आर बी इंक्रीज और डिक्रीज टू कीप द रीडिंग ऑफ एमीटर कांस्टेंट। इसके एमीटर की रीडिंग क्या करे भैया, कांस्टेंट कर दे। व्हेन सेमीकंडक्टर इज हीटेड, जस्टिफाई योर आंसर। कह रहा है भैया कि जब ये हीट करेगा, आपको पता है हीट करने पर सेमीकंडक्टर का रेजिस्टेंस क्या होता है भैया, कम हो जाता है, और कंडक्टिविटी क्या होती है, बढ़े। पता नहीं पता ऐसा क्यों होता है, कोई जानता है भैया? देखिए सेमीकंडक्टर के अंदर चार्ज जो होते हैं वो वेरिएबल होते हैं, फ्री चार्ज कैरियर जो होते हैं वो वेरिएबल होते हैं। हीट देने पर कोवेलेंट बॉन्ड टूटता है, कोवेलेंट बॉन्ड टूटने से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन और होल के पेयर्स क्या होते हैं भैया, जनरेट होते हैं, और इससे करंट कैरियर की वैल्यू क्या होती है भैया, बढ़ जाती है। और करंट कैरियर जहां पर बढ़ जाते हैं तो करंट की कंडक्टिविटी क्या होती है, अच्छी होती है। जहां कंडक्टिविटी अच्छी वहां का रेजिस्टेंस क्या होता है भैया, कम हो जाता है। इसीलिए सेमीकंडक्टर जब टेम्परेट होता है, हीट जब गर्मी निकलती है इसमें से, हीट अप होता है ये, तो भैया क्या होता है, इसका रेजिस्टेंस क्या होता है भैया, कम हो जाता है। अब कह रहा है भैया शुड द वैल्यू ऑफ आर बी इंक्रीज्ड और डिक्रीज टू कीप द रीडिंग। आर की वैल्यू इंक्रीज करेगी और डिक्रीज करेगी, पूरे सर्किट के रेजिस्टेंस की बात कर रहे हैं ये, है ना, तो फिर तो डिक्रीज करेगी ना। कैसे, कहाँ आ रहा है? अच्छा हाँ ठीक है, ध्यान नहीं गया मेरा, समझ गया। देखिए ओए, देखिए भैया क्या कह रहा है, सुन लीजिए, मेरा इस चीज पे ध्यान नहीं गया कि इसकी रीडिंग को अपने को कांस्टेंट करना है। क्या करना है, करंट बढ़ना नहीं चाहिए, करंट। अब भैया आपको पता है जैसे जैसे ये हीट करेगा रजिस्टर, अगर इसको हटा दो, इसको अगर मैंने हटा दिया और ये हीट कर रहा है, तो रेजिस्टेंस क्या होगा सर्किट का, कम हो जाएगा, और करंट क्या होगा, बढ़ जाएगा। हमने इसको लगा दिया, अभी करंट को हमें कांस्टेंट रखना है, तो आपको पता है हीट होने के साथ इसका रेजिस्टेंस तो कम होगा। अगर रेजिस्टेंस कम होगा तो करंट बढ़ना चाहिए, लेकिन अपने को करंट क्या रखना है, कांस्टेंट रखना है, तो इसीलिए इसको क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, सॉरी मेरे दिमाग नहीं गया यहाँ पर। ठीक है, जिसकी फीस नहीं आई है बेइज्जत करना भाऊंगा। एक बार ऐसी क्या हुआ, विकास भैया ने बोला रस्सी वालों की पार्टी है, ठीक है, तो एक लड़की थी, वो साड़ी वाड़ी पहन के एकदम तैयार होके गई, और उस दिन भैया की दादी मर गई, भैया की दादी डिलीट हो गई उस दिन, भैया चले गए, वो भाई साड़ी वाड़ी एकदम फैशन करके बेचारी वापसी आ रही, वैसे ही भगाऊंगा जाने की। समझ गए भैया? ओए देखिए यहाँ पर अपने के भाई प्लीज ध्यान दीजिए, यहाँ पर 3 ग्राफ दे रखे अपने आप अपने पास। ठीक है भैया, इसको टाइट करिए यार।
ओए देखिए भैया, ये 3 ग्राफ है, ठीक है भैया, और ये ग्राफ है पोटेंशियल बैरियर और उसकी विड्थ के बीच में, पोटेंशियल बैरियर और उसकी। अब देखिए क्वेश्चन में पढ़ रहा हूं, ध्यान दीजिएगा, ठीक है भैया। कह रहा है भैया द ग्राफ ऑफ पोटेंशियल बैरियर वर्सेस विड्थ ऑफ द डिप्लीशन रीजन। डिप्लीशन रीजन होता ना भैया, हाँ, ये बना दे रहे हैं यहाँ पे। ये भैया आपका पीएन जंक्शन है, पी और ये एन है, ये विड्थ है एक्स है, और यहाँ का पोटेंशियल बैरियर क्या है, ये वी डी एक्स है। समझ गए भैया, इसी को डिप्लीशन रीजन कहते हैं। चलो भैया देखिए, कह रहा है the graph of potential barrier versus the width of depletion region for an unbiased diode as shown in the figure. Diode is shown in the figure A. In comparison to A, graph B and C are obtained after biasing the diode in the different way. Identify the type of biasing B and C. Justify your answer. देखिए भैया सुन लीजिए, बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है, शायद आप मैंने तेजी से पढ़ लिया तो शायद आपको समझ में नहीं आया था। देखिए भैया, देखिए कह रहा है कि भैया एक कौन है बारी, कौन है, कौन था ये? नहीं नहीं रहने, अपने माँ बाप को धोखा दे रहा होगा। माँ यही सोच रही होगी कि पढ़ने आया बेटा, लेकिन माँ बाप को ओए सुन लीजिए, बता रहा हूँ डीपली ये ना ये बीट था। अब देखिए ओए, कह रहा है बेटा, कह रहा है कि भैया एक डायोड है जिसकी अनबाइसिंग, मतलब आप बैटरी से जोड़ने से पहले बाइसिंग नहीं की थी आपने, उस वक्त उसका पोटेंशियल बैरियर का ग्राफ ये था। कह रहा बाइसिंग करने के बाद जो ग्राफ आया, एक ये आया और एक ये आया। बताइए बी किस टाइप की बाइसिंग है और सी किस टाइप। अच्छा अब एक चीज देखिए भैया, इस केस में पोटेंशियल बैरियर काफी ज्यादा है, और पोटेंशियल बैरियर क्या करता है भैया, डिफ्यूजन को रोकता है। डिफ्यूजन को रोकने का मतलब है रिवर्स बाइसिंग में है, किसमें है भैया, रिवर्स बाइसिंग, किसमें है भैया, और यहां पर पोटेंशियल बैरियर कम हो गया। इफेक्टिव पोटेंशियल जंक्शन पे कम होता है भैया बैरियर पोटेंशियल, जब रिवर्स फॉरवर्ड बाइसिंग होती है। क्या होती है भैया, तो ये है रिवर्स बाइसिंग और ये है, कोई दिक्कत तो नहीं बेटा, कितने प्यारा ग्राफ था देखो। अगर बस ये देखिए, यही तो दिक्कत, यही दिक्कत आती है, ऐसे क्वेश्चंस आपको आने के बावजूद भी आप नहीं कर पाते, क्योंकि आपने ऐसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस ही नहीं कर रखी। इसीलिए सैंपल पेपर बहुत ज्यादा जरूरी है, जिसने नहीं लिया वो ले ले। विकास भैया पे 10 मार्क के लास्ट चांस है, उसके बाद नहीं मंगवाने वाला मैं, ठीक है। उसको मुंह से वो जो बंदा लाता है उसके सुनना पड़ा मुझे, क्या भाई इकट्ठे मंगवा ले। ठीक है भैया, भाई मैं पुरुष हूं, मेरे अंदर इतनी बात का ही उबाल आ जाता है। ये है ना, ये है ना, ये था ना, और जिसने मेरी फीस में कमित्री की है ना, उसको भी एंट्री दूंगा। ओए देखिए, a narrow slit illuminated by the panel, oh भाई प्लीज क्वेश्चन सुनिए, क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा भैया, देखिए बहुत डिस्टरबेंस आ रही है बेटा। कह रहा भैया नैरो स्लिट इज इल्यूमिनेटेड बाय द पैरेलल बीम ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट। मोनोक्रोमेटिक लाइट का मतलब होता है जहां पर एक ही कलर हो, एक ही वेवलेंथ हो, समझ गए, मोनोक्रोमेटिक कहते हैं। लैम्डा इक्वल टू 6000 एंगस्ट्रॉम एंड द एंगुलर विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा इज रिजल्टिंग द डिफ्रेक्शन पैटर्न इज मेजर्ड। ठीक है भैया, when the slit is next illuminated by the light of wavelength lambda, the angular width decrease by 30%. Calculate the value of wavelength. देखिए भैया क्या कह रहा है, क्वेश्चन समझिए। कह रहा है भैया सेंट्रल मैक्सिमा की विड्थ जो भी थी 6000 एंगस्ट्रॉम के साथ मैंने मान ली डी। क्या मान ली, विड्थ का फॉर्मूला क्या था सेंट्रल मैक्सिमा का। अगर मैं बात करूं सेंट्रल मैक्सिमा की विड्थ की तो क्या होता है, 2 कैपिटल डी लैम्डा अपॉन में स्मॉल डी था, ये था। अब या इसको मैंने क्या किया, लैम्डा 1 कर दिया। क्या कर दिया इसे, वेवलेंथ, ये सेम है, ठीक है भैया। और इसको लिख दिया भैया बीटा 1। क्या लिख दिया, सेंट्रल मैक्सिमा।
कह रहा है इस बार दूसरे केस में मैंने लाइट को एक्सचेंज कर दिया। क्या कर दिया? लाइट को एक्सचेंज कर दिया, तो वेवलेंथ क्या होगी भैया? लैम्डा 2। कैपिटल डी सेम है, दो तो कांस्टेंट है ही, और डी भी क्या है भैया आपका सेम है, स्मॉल डी भी सेम है। इस बार विड्थ क्या होगी? चेंज होगी, बीटा 2 होगी। क्या होगी भैया? तो भैया कह रहा है, पता है क्या कह रहा है? अगर बीटा 1 आपकी भैया बीटा है, क्या है? तो बीटा 2 क्या होगी भैया? बीटा 2 इक्वल्स में बीटा माइनस 30% ऑफ बीटा। समझ गया भैया? नहीं समझे? कह रहा है भैया अगर बीटा 1 आपकी बीटा है तो बीटा 2 क्या होगी? 30% कम है, यानी बीटा में से उसका 30% घटा दो, तो क्या आएगा भैया आपका? 70 बीटा डिवाइड बाय 100। तो भैया इस बीटा की वैल्यू यहां रखो, इस बीटा की वैल्यू यहां रखो, ये डी डी स्मॉल डी फी डी कैंसिल हो गया, इसकी वैल्यू रखिए 6000 एंगस्ट्रॉम। कर लोगे भैया? ये निकालना आपने को है? अरे क्या, अरे अब क्या करना है? नहीं समझा? अरे भाई सेंट्रल मैक्सिमा की विड्थ होती है एंगुलर विड्थ ना, एंगुलर विड्थ में तो ये होता ही नहीं है, छोड़ो। एंगुलर विड्थ में डी हटा दो, ये एंगुलर विड्थ बन गया। ठीक है भैया? अब तो आपको और आसान हो गया, अब तो कुछ करना ही नहीं है। ठीक है भैया? ये बीटा 1 2 लैम्डा अपॉन में डी, डी तो वही है, डी के साथ कोई छेड़छाड़ी नहीं की गई है। ठीक है भैया? बीटा 2 लैम्डा, इस बार वेवलेंथ चेंज किया, इसके साथ कोई छेड़छाड़ी नहीं की। कह रहा भैया जब वेवलेंथ चेंज किया तो जो नई विड्थ आई है वो 30% कम है पहले वाली से, तो बीटा में से 30% घटा दे, उसका ये आ गई नई विड्थ। पहले वाली विड्थ को मैंने क्या लिया? बीटा। डिवाइड कीजिए और आपका आंसर आ जाएगा। पता है तुझे? कर रहा था ना कुछ ना? नहीं कर रहा था? समझ गए भाई? समझ गए? आगे बढ़े। देखिए भैया, ओए सुन लीजिए, ये जो कल फेयरवेल है उसके बाद फिर ना आपकी सुबह ही क्लास होगी, लंबी लंबी क्लास होगी। ठीक है? शाम को क्लास खत्म कर दूंगा आपको, शाम को डंडा खत्म हो जाएगा क्योंकि सुबह लंबी क्लास लेनी है ना। अब इस टाइम तो लंबी नहीं हो सकती, अब आधे घंटे 40 मिनट की क्लास तो मैं वैसे ही लेता हूँ। सुन लो मेरी बात, सुन लो। अब क्या होता है भैया, ए भाई प्लीज, अगर मैं दूसरी क्लास लेना चाहूँ तो भैया दूसरे टीचर की क्लास होगी, तो इससे बढ़िया मैं सुबह ही 2-3 घंटे क्लास लेके एक चैप्टर एक सैंपल पर रोज निपटा ही दूंगा। ठीक है भैया? अब कितनी भी लंबी हो, पढ़ना तेरे को है नहीं। देखिए भैया, कह रहा है टू लार्ज थिन मेटल प्लेट आर पैरेलल एंड क्लोज। दो लार्ज मेटल प्लेट है, दोनों एक दूसरे के पैरेलल है और क्लोज भी है। कह रहा देयर इनर फेस को माप, हाँ, ऑन देयर इनर फेस द प्लेट हैव चार्ज डेंसिटी अपोजिट साइन मैग्नीट्यूड। अच्छा ये तो एनसीईआरटी क्वेश्चन है। देखिए भैया, प्लस है माइनस है, सिग्मा की वैल्यू रखी है अपने को 17.7 गुणे में 10 की पावर -22 कूलम पर मीटर स्क्वायर। कह रहा भैया इधर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी बेटा? 0। बोलो हाँ, याद है 0 होगी। इधर कितनी होगी भैया? और इधर कितनी होगी? सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन। हो गया? एनसीईआरटी क्वेश्चन है, डायरेक्ट क्वेश्चन है। अब देखिए एक क्वेश्चन एक बच्चे ने पूछा था मुझसे कल। ठीक है भैया? कह रहा है कि 2 लॉन्ग पैरेलल कंडक्टिंग वायर है, एक के ऊपर करंट स्वास्तिक। ठीक है भैया? 2 पैरेलल लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर, एक के ऊपर करंट क्या है भैया? आपका I1 है, दूसरे के ऊपर क्या है भैया? I2 है। आर सेपरेटेड बाय एट अ डिस्टेंस ऑफ D if the current are flowing in the same direction so that the magnetic field produced by on exert the attractive force on each other। देखिए भैया क्या कह रहा है? कह रहा भैया कि तो अब देखिए ये डेरिवेशन काफी इंपॉर्टेंट है, आ सकती है। लिखा रहा है कि वायर के पर यूनिट लेंथ पर कितना फोर्स लगेगा। बहुत आसान क्वेश्चन है। ठीक है भैया? पर यूनिट लेंथ का मैं सोचते भैया 1 मीटर पर, कितने पर? 1 मीटर पर। तो भैया 2 वायर है जिनकी लेंथ क्या भैया? इन्फिनिटी। इसकी लेंथ इन्फिनिटी है, इसके ऊपर करंट क्या भैया? I1 है। ये दूसरा वायर है, इसके ऊपर भी करंट क्या भैया? I2 है। ठीक है भैया? लेंथ इन्फिनिटी है। और आपको बता दूं इनफाइनाइट वायर की वजह से, इनफाइनाइट वायर की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड आती है वो होती है भैया μ0 4 पाई 2I अपॉन में जिस पॉइंट पर निकालनी है उसका डिस्टेंस। ठीक है भैया? ये वही फॉर्मूला है sin θ1 + sin θ2 वाला। ठीक है? अब देखिए हाँ, दोनों के बीच की दूरी क्या है भैया? D है। क्या है? सबसे पहले करना क्या अपने को?
पहले प्रूफ करना है कि ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। तो ये देखिए, सबसे पहले इसकी मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे। मैग्नेटिक फील्ड ऑफ स्ट्रेट वायर कैन बी गिवन बाय राइट हैंड थंब रूल। ठीक है भैया, राइट हैंड थंब रूल से दी जाती है स्ट्रेट वायर की। तो ये क्या है भैया, करंट है, और ये क्या है भैया, मैग्नेटिक फील्ड है। करंट कहां जा रहा है, तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड इस पे क्या आ रही है, इनवर्ड। क्या आ रही है भैया, B1 इनवर्ड है। इसकी मैग्नेटिक फील्ड B1 है, और जो कि इसके ऊपर क्या इनवर्ड है। इसका करंट कहां जा रहा है भैया, ऊपर, और इस पे मैग्नेटिक फील्ड क्या आ रही है भैया, आउटवर्ड। यानी B2 यहां पर क्या है भैया, आउटवर्ड है। ध्यान दीजिए भैया। तो क्या हुआ, चेक क्या करना उसका क्या देखिए भैया, अब पहले प्रूफ करो कि ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रही है। ठीक है, ऐसा प्रूफ तो नहीं कर सकते, लेकिन स्टेटमेंट हम लिख सकते हैं। मैग्नेटिक फील्ड का लेफ्ट हैंड रूल लगा लीजिए। लेफ्ट हैंड रूल में ये क्या होता है विशाल, ये होता है भैया फादर मतलब फोर्स, ये होता है मदर मतलब मैग्नेटिक फील्ड, और ये होता है भैया करंट। अब देखिए, या डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज, डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ, अब देखिए मैग्नेटिक फील्ड बाहर, इस पे निकाल रहा हूं, मैग्नेटिक फील्ड, करंट कहां है, तो फोर्स कहां लग रहा है, यानी इसके ऊपर जो फोर्स लग रहा है वो इधर लग रहा है ना। अब मैग्नेटिक फील्ड क्या है भैया, अंदर, करंट कहां है, ऊपर, फोर्स कहां है, इधर, F2 ये रहा। ठीक है भैया, और किसी भी वायर के ऊपर जब आप फोर्स निकालते हो तो एक फॉर्मूला यूज करते हैं, F इक्वल्स टू में मैग्नेटिक फील्ड किसकी है भैया, B2, करंट किसका है भैया, I1, और लेंथ लेनी है आपको 1 मीटर, क्योंकि पर यूनिट लेंथ पर निकालना है आपको। पीछे साइन थीटा भी होता है, लेकिन साइन थीटा इज द एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड कंडक्टर। तो मैग्नेटिक फील्ड कंडक्टर क्या है भैया, परपेंडिकुलर, इसलिए लिखने की आवश्यकता नहीं है। तो आपका F1 क्या होगा भैया, F1 इक्वल्स टू में B2 की वैल्यू क्या होगी भैया, B2 की वैल्यू यहां से निकालेंगे, क्या होगा, म्यू नॉट 4 पाई, देखिए भैया 2, देखिए B2 है तो इसलिए यहां पे क्या लिखोगे, I2, क्या लिखोगे, और दूरी कितनी है बेस से, D, और ये हो गया आपका B, और करंट क्या है भैया, I1। तो आपका आंसर आ गया म्यू नॉट 4 पाई 2 I1 I2 अपॉन में D। कोई दिक्कत तो नहीं है, ये इस वायर के ऊपर लग रहा है। आप जब सॉल्व करोगे तो F2 की वैल्यू कैसे निकलेगी, तो F2 इक्वल्स में क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड क्या है भैया, B1, करंट क्या है, I2, एंगल क्या होगा, लेंथ लेनी है आपको, पर यूनिट लेंथ पे निकाल लो तो 1 मीटर, ठीक है भैया, और साइन क्या होगा 90, खत्म हो गया, समझ गया। तो भैया B2 की वैल्यू क्या होगी, म्यू नॉट 4 पाई 2 I1 होगा, क्योंकि B1 की वैल्यू की बात कर रहा हूँ, डिस्टेंस क्या भैया, D ही है, और ये I2 फोर्स आ गया। यहाँ पर आप देख रहे हो F1 बराबर में क्या भैया, F2, और माइनस है एक दूसरे को, क्यों, क्योंकि ये इधर लग रहा है और ये इधर लग रहा है। ठीक है, हो गया। तो ये पूरा सैंपल मेरे ख्याल से खत्म। 1 एम्पियर के, देखिए भैया आप 1 एम्पियर को कई सारे फॉर्मूले से डिफाइन कर सकते हो। 1 एम्पियर को एक ही फॉर्मूले से डिफाइन करने की जरूरत नहीं है, बहुत सारे फॉर्मूले होते हैं। जैसे मान लीजिए, देखिए भैया भाई प्लीज, अगर आपको 1 एम्पियर का डिफाइन करना तो आप इस वाले फॉर्मूले का इस्तेमाल कर सकते हो, बिल साइन थीटा, इसका भी इस्तेमाल कर सकते हो। तो आपको आई लिखना है, क्या लिखना भैया, आई क्वेश्चन क्या होगा, F अपॉन में बी एल साइन थीटा। ठीक है भैया, अब डिफाइन करना है, तो भैया डिफाइन करने का ध्यान रखना भैया, इसकी वैल्यू क्या लिख दो, 1 न्यूटन, इसकी वैल्यू क्या लिख दो, 1 टेस्ला, 1 मीटर, और एंगल क्या है भैया 90, तो क्या होगा 1 हो जाएगा। तो करंट क्या आ गया, 1 एम्पियर, क्या होगा भैया। अब इसका मतलब समझे भैया, अगर कोई वायर जिसके ऊपर 1 न्यूटन का फोर्स लग रहा है और वो 1 टेस्ला की मैग्नेटिक फील्ड में 1 मीटर की लेंथ के साथ परपेंडिकुलर रखा गया है, तो इसका मतलब उसके अंदर फ्लो हो रहा करंट क्या होगा, 1 एम्पियर होगा। क्या होगा भैया, डिफाइन कर दिया। अब जरूरी नहीं आप इस फॉर्मूले से डिफाइन करो, कोई भी फॉर्मूला इस्तेमाल कर सकते हो, डिफाइन करने के लिए हो सकता है, समझ गए हैं, तो QYT वाले से कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं। ठीक है, करंट को डिफाइन क्या कर रहा है उसमें, तो उसमें सीधे कह रहा है, अच्छा कुलाम पर सेकंड, बस कुलाम पर सेकंड, हाँ तो वही हो गया ना 1 एम्पियर, कुलाम पर सेकंड हो गया, है इसमें, हाँ भैया किसका ये, तुम्हारा तो नहीं है, बाद में रोएगा। देखिए भैया, अच्छा इससे डिफाइन करना है, तो अरे हो जाएगा, देखिए भैया सुन लीजिए, इस फॉर्मूले से, अरे भाई प्लीज, इस फॉर्मूले से डिफाइन करना है, कुछ नहीं करना भैया। देखिए करंट को आप निकाल लेते हैं भैया,
ये देखिए यहां से, अबे इससे तो डिफाइन किया मैंने, इस फॉर्मूले से तो डिफाइन किया मैंने, क्या दिक्कत है, वो तो क्या है। चलो भैया अगला कह रहा भैया 27वां क्वेश्चन, देखिए भैया बहुत प्यारा क्वेश्चन है 27वां। आपके ऊपर है, सॉरी सॉरी सॉरी, मैं इसके ऊपर फेंक दूंगा। हाँ हाँ, और देखिए ध्यान दीजिए भैया प्लीज, ठीक है। कह रहा भैया, कह रहा है ओए, एक ग्राफ बन रखा है, ये ग्राफ है, और ये ग्राफ देखा है मैग्नेटिक फील्ड, फ्लक्स कह सकते हो, और ये टाइम है। इसका मतलब क्या हो गया, फ्लक्स बढ़ रहा है, इसका मतलब फ्लक्स कांस्टेंट हो गया है, और इसका मतलब फिर क्या हो गया, फ्लक्स घट रहा है। ठीक है भैया, इसे वैसे मैग्नेटिक फील्ड नहीं फ्लक्स ही लिखना चाहिए इसको, ठीक है भैया, तो कितने फ्लक्स लिख रखा है, ठीक है भैया। अच्छा मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड ही है, ठीक है, एक्चुअली भी लिख लो, मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रही है, कांस्टेंट हो गई है। कह रहा भैया इसका डायग्राम अगर आप खींचोगे, एक लूप है उसका डायग्राम खींचिए उसके लिए, तो भैया ये मैग्नेटिक फील्ड है, बता रहा हूं डायग्राम से कैसे पता लग जाएगा आपको। देखिए पहले आप इसको एंट्री ले आ रहे हो, अंदर की तरफ ले आओगे तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, बढ़ेगी टाइम के साथ। जब अंदर आ जाएगा कंप्लीटली तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, कांस्टेंट। और जब इसे बाहर निकालने लगोगे तो क्या होगा भैया, मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, डिक्रीज होगी, है ना। ये ग्राफ इस तरीके से बनाया गया। अब क्वेश्चन बड़ा आसान है, न्यूमेरिकल करना है, इसको देख लेना। और 28वां क्वेश्चन डायरेक्ट क्वेश्चन है, ठीक है भैया। इसमें आपको क्या निकालना भैया, आपको ये बताना है कि करंट 90 डिग्री लीड करता है, लैग करता है, याद है कौन सा है ये, कैपेसिटर है, कैपेसिटर में करंट लीड करता है 90 डिग्री। तो क्या करना भैया, सबसे पहले आपको ईएमएफ लिखना, ई इक्वल्स में ई नॉट साइन ओमेगा टी दे रखा है आपने। फिर उसके बाद लिखना कैलकुलेशन फॉर करंट, क्या लिखना भैया, तो क्यू इक्वल्स में क्या होता है, ईवी, ई सीवी होता है वैसे,